अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, पाकिस्तान में आने वाले मुमकिना सैलाब के हवाले से और मानसून सीज़न के हवाले से। कहीं बादल हैं, कहीं धूप है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से अहम पेश गोई भी सामने आई है। लाहौर में हमने देखा कि हवाएं थम गईं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और आइंदा 24 घंटे में बारिश के अभी यही बताया जा रहा है कि कोई इम्कानात नहीं है। शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो कल 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री तक जा सकता है। इस्लामाबाद का रुख करें तो दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कानात हैं, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम के हवाले से गर्म और मरतूब रहने के इम्कान का इजहार ही किया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई के दौरान मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। भारत ने दरिया रावी के बाद दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया है। PDMA की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत ने हरीके के मकाम से 95,027 क्यूसेक पानी दरिया सतलुज में छोड़ा है और इस हवाले से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और जो विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्हें पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने का भी कहा गया है। कल रात तक पानी ज़िला कसूर, गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो चुका है। मौसम के हवाले से हम तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। बेकारीपन खत्म, वजीर आजम का पांव पर खड़े होने का ऐलान। असेंबलियां 8 अगस्त को तहरील, पीपल्स पार्टी की तजवीज़। भारत की आबी जारियत जारी, सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। सऊदी अरब से $2 अरब की आमद, स्टॉक मार्केट भी तेज। और पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया। आज के शो में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर से भी। तो नाज़रीन, सबसे पहले सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। मौसम जिस तरह से तब्दील हो रहा है, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब ने, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं जो मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो एक तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अपने फ़ोन के ऐप्स में भी देखते हैं, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि मौसम गर्म है, मरतूब रहेगा। जी बिल्कुल, जो आने वाले दिनों में है तो 13 तारीख से हमने फोरकास्ट दी है और यहाँ जो है मौसम जो है काफ़ी खुशगवार भी हो जाएगा और बारिशों की जो है अच्छी मकदार में बारिशें होगी। और ख़ास तौर पे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं और जो हमारे दरियाओं के कैचमेंट एरिया, पहली भी बारिश जो थी वो कैचमेंट एरिया में इंडिया में अच्छी खासी बारिश हुई, हमसे ज़्यादा, जिसके असरात अभी तक हमारे दरियाओं में भी आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से पानी में आ रहा है। तो आने वाले दिनों में भी जो बारिशें वो काफ़ी मकदार में ठंडी भी हैं और खुशगवार, उससे मौसम खुशगवार भी हो जाएगा। और ये आने वाले दिनों में सिंध तक और बलूचिस्तान तक फैल जाएंगे ऐसे सिलसिला और पूरे पंजाब को कवर करेगा। ठीक है। अच्छा, आने वाले दिनों पे अब हम मानसून के कितने स्पेल्स देख रहे हैं, क्योंकि एक स्पेल अभी गुजरा भी है और एक का कहा जा रहा है कि 13 से 17 तारीख तक एक और स्पेल आएगा। तो ख़ास तौर पर हम जानना चाहेंगे लाहौर के हवाले से। देखें, लाहौर में जो है इसके बाद एक स्पेल, तो एक अच्छा स्पेल आएगा जो 25 के बाद होगा और उसके बाद ये है कि फिर लोकल डेवलपमेंट तो हो सकती है। कोई बड़ा स्पेल जो है इस जुलाई पे तवक्को नहीं है, लेकिन अगस्त में जो है 4 स्पेल की जो है तवक्को की जा सकती है, क्योंकि अगस्त में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जुलाई और अगस्त मानसून का मेन पीरियड होता है और सितंबर में इसकी जो है कुछ कमी आनी शुरू हो जाती है मिड सितंबर तक। तो इसमें यह है कि इस साल जो है पंजाब में और कश्मीर में अच्छी बारिशें और नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, जबकि हमारे सऊदर्न इलाके जो हैं, जनूबी पंजाब और सिंध जो है और बलूचिस्तान, उसमें नॉर्मल से स्लाइटली कम बारिशें। ठीक है। अच्छा, पिछला जो अभी एक स्पेल गुजरा है जो कि कहा जा रहा था 3 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान होगा, अच्छी खासी बारिशें भी हुई हैं, तो एज एक्सपेक्टेड हुई हैं, कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं? एज एक्सपेक्टेड हुई है, उसमें से इतनी बिल्कुल तवक्को थी और उसकी हमने अलर्ट भी दिया होता और पहले ही भी इन्फॉर्म किया होता। तो बिल्कुल इतनी मकदार जो थी उसकी तवक्को थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो था वो इंडिया की तरफ ज़्यादा कर गया। अगर वो थोड़ा सा पाकिस्तान के एरिया में होता तो पाकिस्तान में इससे थोड़ी और ज़्यादा बारिशें भी हो सकती थी।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम इंडिया को भी डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मानसून सीज़न है वो पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर बारिशें अभी हो रही हैं, तो हर साल हम ये देखते हैं कि इंडिया की जानिब से पानी छोड़ दिया जाता है रावी में, चनाब में, सतलुज में, और अभी भी यही खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि वो पानी का एक जो सिलसिला है वहाँ से अब तेज़ी से छोड़ा गया है। तो क्या मुमकिन सूरत हाल हम देख रहे हैं? लास्ट ईयर हमने देखा जिस तरह से पाकिस्तान में सैलाब आया, इस बार भी ऐसी कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक इंडिया का तल्लक है तो इंडिया का हमारे जो इंडस वाटर कमीशन ट्रीटी है उसके तहत तो वो कुछ शराइत पे बाउंड है कि जब पानी छोड़ेगा तो हमें इतला देगा, इफ्सा को वो इन्फॉर्म करता है। लेकिन उसने 2019 से लेकर 2022 तक के सिलसिले को मुनक़ता रखा और इस पर प्रॉपरली अमल नहीं किया। लेकिन इस साल जो है जब भी वो पानी 2-3 दफ़ा दरिया में जब छोड़ा है तो उसने प्रॉपरली एज SOP उसने इन्फॉर्म किया है। लेकिन उसमें यह है कि हमारे दरिया रावी में तो लो लेवल का फ्लड भी नहीं आया। दरिया सतलुज में आज सुबह जो है इस वक्त जो पानी है गंडा सिंह पे 57,000 क्यूसेक चल रहा है और ये लो फ्लड है। और लो फ्लड की डेफिनेशन इवन के लो और मीडियम और हाई फ्लड की डेफिनेशन जो है सर्वे के मुताबिक उसमें ये होता है इरिगेशन के कि उसमें दरिया के किनारों तक पानी भर जाता है, उसके बाहर नहीं निकलता, लाइफ और प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता। अब हमारे देखेंगे कसूर के काफ़ी देहात जो है इर्द गिर्द के वो ज़ेरे आब है और अभी लो लेवल का फ्लड जस्ट टच किया है। उसमें से कुछ हमारी मैनेजमेंट की भी कोताहियाँ हैं कि लोग रिवर बेड के अंदर डेरे बनाए हुए हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, वरना लो फ्लड में और मीडियम फ्लड में बिल्कुल इस किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए भी क्या कोई पेशगी इक़दाम किए जाएंगे? जिस तरह से लोग दरियाओं के किनारों पर मौजूद हैं, वहाँ पर बस्तियाँ आबाद हो चुकी हैं। देखिए, उसमें से जहाँ NDMA की अदालत है और PDM में जो है वो अच्छी खासी जो है एक्सरसाइज कर रहा है और जो कंसर्न जो है कमिश्नर और DCs हैं उनको अलर्ट किया। लेकिन ये इस टाइम पे अलर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक मुश्किल इंक्रोचमेंट जो है ना तो दिनों में होती है ना ही दिनों में ख़त्म की जा सकती। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर सकते हैं, उनकी जानों को बचा सकते हैं। लेकिन उनकी जो अपने मवेशी हैं दूसरी, उनको वहाँ से शिफ्ट करने के भी इंतज़ाम हमारे पास बहुत अच्छे नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है DC लेवल की, उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, उनको फिर डायरेक्टर एंटी क्रोचमेंट भी है, उनके पास फोर्सेस भी हैं, तो वो उनका ये जो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सैलाब हो या ना हो, जो इलाके इमारत किए दरिया के बेड उनके अंदर इंक्रोचमेंट और उनके अंदर इंस्टॉलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से भी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला इंडिया में भी जारी है, अब तक इंडिया कितने क्यूसेक पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ चुका है, और मज़ीद अगर बारिशें वहाँ पर इसी तरह से चलती रहती हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है कि कितना पानी अभी वो मजीद छोड़ेंगे और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है? देखें, दरिया रावी में उसने 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा और इसी तरह इसमें से 2 लाख से ज़्यादा उसने जो था दरिया चनाब में छोड़ा। हमारे यहाँ रावी की जो हमारी है, जितना इंडिया छोड़ता है उसका 1/3 हमारे पहुँचता है, बाकी दरमियान में प्लेन इलाका फैल जाता है। ठीक है। और बाकी भी ऐसा होता क्या है कि इंडिया जो है कभी भी पानी छोड़ के हमें तबाह करने की कोशिश नहीं करेगा, वो पानी रोक के हमें तबाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं और डैम्स की भी सेफ्टी के लिए SOP होती है कि हमारे जो डैम है हमारे खाली भी हों तो एक खाद लिमिट से ज़्यादा नहीं भर सकते, वरना उसके टूटने का खतरा है। एक तो वो उसके SOP को देखता है, दूसरा ये होता है कि उसके बाद जो डैम और पाकिस्तान का बॉर्डर इन बिटवीन बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिसमें उसका कंट्रोल ही ना उसका कोई हेडवर्क से ना वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। और जब डैम से वो पानी फंसकर 1 लाख क्यूसेक छोड़ता है तो दरमियान वाला पानी मिलके बाद दफा जो उसकी कैलकुलेशन उसके पास भी नहीं होती, वो 1.5-2 लाख हो जाता है। तो ये बाद दफा उसकी दानिस्ता गलती भी तो होती है, बिल्कुल हम मानते हैं वो शरारत करता है, लेकिन बाद दफा ये होता है कि उसकी शरारत के बगैर भी हमारे साथ आफत बड़ी आ जाती है। ठीक है। हम उसके लिए बाद दफा उतनी जो इंडिया ने छोड़ा वो तो रिकॉर्ड पे होता है, हमें पता है कि वो उसका 1/3 पहुंच जाएगा। जो दरमियान में से बारिशों से शामिल हो उसकी कहीं भी कैलकुलेशन इंडिया के पास भी नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, हमारा महकमा क्या करता है कि सैटेलाइट से जो बारिशें होती हैं इंडिया के इलाके में उससे एस्टिमेशन हम करते हैं कि इतनी बारिशें हुई हैं, तो हम अपनी कैलकुलेशन है कि इतनी बारिशों से उनके डैम के अलावा इलाकों में से भी इतना पानी आ जाएगा, तो हम उसके हिसाब से फोरकास्ट करके कंसर्न अदारों को और अथॉरिटी को बिफोर टाइम अलर्ट भी देते हैं और इन्फॉर्म भी करते हैं।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी मॉनसून के स्पेल जारी हैं, हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं, तो वहाँ उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इन्फॉर्म करना चाहेंगे? ऐसे इलाकों में भी जाना चाहिए क्योंकि बारिशें होती हैं, सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें ये होता है कि एक चीज़ ये है कि जो मानसून की बारिशें होती ये बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाती। ये आपके मरी, रावलाकोट, अस्वाद तक होती है। ऊपर गिलगित स्कर्दू में इसका बहुत कम होता है, इतनी नमी होती है उससे पहले ही, उस हाइट पे जाने से पहले ही वो बारिश बन के नीचे आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो लैंडस्लाइड है इन इलाकों में, क्योंकि लोग बहुत एक्सट्रीम पे तो आजकल नहीं जाते, ये मरी, एबटाबाद, गलीआत में और नारायण का गांव में लोग आजकल जाते हैं, तो उसमें से बहुत एहतियात इसलिए करनी चाहिए कि वो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और साथ बारिशें भी होती हैं, और फिर आपके वहाँ जो है वहाँ पर आपके निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उसके ये कि उसमें से गैप्स देख लें, हमारी फोरकास्ट के मुताबिक, या कुछ बाज़ दफ़ा हफ्ता 10 दिन का गैप मिल जाता है तो उसमें आप ज़रूर जाएं, और जब आपको अलर्ट या इन्फॉर्म मिल जाए तो विद इन टाइम उधर से निकल आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। कहना था कि जो भी लोग शुमाली इलाका जात का रुख कर रहे हैं वो एक बार जो वेदर फोरकास्ट है उसको जाने से पहले ज़रूर देखें। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ में। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के मिशन का आगाज़ हो चुका है और राब्तों में ये तय हुआ है कि मौलाना और मियाँ साहब की बातचीत दुबई या फिर जद्दा में हो सकती है। और इससे पहले वज़ीर आज़म की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई। और ये भी कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म के माबैन हम आहंगी मौजूद है। इलेक्शन तो होना ही है, लेकिन इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल बनना भी ज़रूरी है, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दुबई मुलाकात में कुछ हुआ ही नहीं तो फिर मनाना कैसा। ये नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात को उन्होंने मामूल की मुलाकात का नाम दिया है। और उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम उन्होंने खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से कबूल किया है। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। हम में सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है विल टू डू। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी गंधारा सिंपोजियम से खिताब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने चैलेंजेस में फंसा हुआ है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो नफरत की जलगार है वो ख़त्म हो जाए और मोहब्बत कायम हो जाए। मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी होना अब महीनों नहीं बल्कि चंद हफ्तों की बात रह गई है और ऐसे में पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पर तहलील हो जाएंगी और इस हवाले से मज़ीद तौसी का इम्कान मौजूद नहीं है। एक तरफ तो तहीन इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब PTI चेयरमैन को दहशतगर्दी के मज़ीद 3 मुकदमात में नामजद किया गया है। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद में साबिक वज़ीर आज़म की बहन उस्मा खान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया है। वैसे तो चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड बताया गया है और इस बारे में वफाकी वज़ीर और खुद शहबाज शरीफ भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद चेयरमैन PTI के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होगा नहीं होगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने चेयरमैन PTI को इसराइली एजेंट करार दिया और कहा है कि इसराइली और PTI लॉबी इत्तेहादी हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार रसूल बख्श रईस साहब ने हमें जो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। दुबई में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ की मुलाकात होती रही और यही बातें होती रहीं, स्ट्रीट एडजस्टमेंट की बात होती रही, आइंदा हुकूमत किस तरह से बनाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान को उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हें इन मुलाकातों के हवाले से पहले नहीं बताया गया, डिस्कस उनके साथ नहीं किया गया। फिर वज़ीर आज़म की उनसे मुलाकात हुई है, मौलाना को एतमाद में लेने के लिए वो पहुँचे हैं और एतमाद में लेना भी चाहिए था, आखिर वो PDM के सरबराह हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो PDM से निकल चुकी है जी और मुस्लिम लीग नून PDM में है और PDM का सहारा लेकर ही उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ महाज खोला और फिर दस्त शफकत भी उन्हें मिल गए। तो ज़ाहिर है कि मौलाना साहब की सियासी इफादियत को कम नहीं समझा जा सकता। वो हुकूमत में भी अहम है और हुकूमत में ना भी हों तब भी अहम है, अगरचे वो एक छोटी जमात है, एक मखसूस इलाके में उसकी
सियासी साख है, सारे मुल्क में नहीं है, लेकिन हर जगह उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। तो वो ज़ाहिर है कि जो मुलाकातें हो रही हैं उनका मकसद सिर्फ यही है कि पीडीएम का जो कबीला है वो आपस में इत्तेहाद बरकरार रखे, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है और बरकतें हमने देख ली हैं कि दूसरे एनआरओ की सूरत में तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं जी। तो इदारों में अपने लोग बिठा दिए गए हैं। तो ये सिलसिला इंतखाबात के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इक़्तिदार में वापस नहीं आने देना, और ये सब इत्तेफाक है पीडीएम का और वो जो उनकी सरपरस्ती करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं या कर रहे हैं, वो जो दूसरे कर रहे हैं, वो हर एक अब पार्टी अब वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान माइनस हो चुके हैं और जो -1 का फार्मूला था उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका है। तो अब हर एक पार्टी अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रही है कि आइंदा की हुकूमत में जो कोalition हुकूमती होगी उसमें उसका हिस्सा कितना बनेगा, ये हिस्सों की बात हो रही है जी। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखेंगे। ठीक है रसूल बख्श से हम देखते हैं कि हमेशा से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, तो मौजूदा सूरत हाल में आप ये देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, या आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कुछ साल पहले पिछले दौरे हुकूमत में जब जो नून लीग के साथ हुआ उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इलेक्शन तो हमें होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है कि इलेक्शन होने हैं। जी, इलेक्शन अब कब करा रहे हैं ये हम बहुत ऐसा पहले से कह रहे थे कि जब वो मैनेज करने की कोशिशों में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं कि सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं, और जिस तरह आपने खबरों में पढ़ा कि 3 और नए केसेस फैसलाबाद में कहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं, तो उन्होंने तो उनकी दौड़ें लगाई हुई हैं और पार्टी के हिस्से बखरे कर दिए गए हैं। जिस तरह से लोगों को मजबूर किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्लेन लेवल फील्ड है? इसको तो हम जो इंतखाबात में प्री पोल रिगिंग होती है उसके जुमरे में आता है। और ये देखें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से रिपोर्ट आइंदा के इंतखाबात के बारे में छुपेंगी और जो बातें कही जाएंगी उसमें प्लेन लेवल फील्ड का नाम कहीं नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जिस तरह से सियासी जमातों की जानिब से एक बड़ा अहम इत्तफाक अभी सामने आया है, और वो ये है कि जिन जगहों के इलेक्शन के नताइज ताखीर से आएंगे उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि इत्तफाक में बरकत है, तो ऐसे इत्तफाक भी वो कर रहे हैं आपस में। देखें, वो ये है कि हमें नहीं मालूम कि इंतखाबात के नताइज का ऐलान देर से क्यों होता है। कई मसाइल हैं और ये गलत बात होगी कि वो उम्मीदवार वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, एक से कहीं ज़्यादा हैं, सब कुछ उन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। और अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल वजह हो सकती है, और आप देखें सैकड़ों की तादाद में इंतखाबी वो पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, कई तो वजह से तख़ीर हो जाती है। अगर तख़ीर हो जाए तो इंतखाबात को मानेंगे नहीं, उसके लिए तो कोई फार्मूला तैयार करना पड़ेगा कि किस वजह से है। तहकीक होनी चाहिए, कोई कमीशन होना चाहिए जिसमें मोतबर लोग हों, ये नहीं हों कि अपने गुमाश्ते और अपने कारिंदे हर जगह के ऊपर बिठा दिए जाएं और अपने मतलब के मकासद फैसले सादिर करवाए जाएं। तो मेरा ख्याल है अगर ये ऐसा फैसला होता है तो ये इंतखाबात की सेहत के बारे में फिर आइंदा भी कोई भी सवाल उठा सकता है। कितना ताख़ीर, 3 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे, ये मेरे ख्याल में काफ़ी सब्जेक्टिव बातें हैं। इस पर इंतखाबात की सेहत को नहीं समझना चाहिए, उससे अलग कोई उसूल पैदा करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह चेयरमैन पीटीआई को एक तरफ तो 9 मई का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है और जो हुकूमती वज़रा हैं वो बारहा इस बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही। ताख़ीर का सबब आप क्या समझते हैं? कोई फ़ैसला भी नहीं लिया जा रहा, या कोई हिकमत अमली है, आने वाले वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, मौसर वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है? इस हवाले से अंसार अब्बासी की जानिब से भी खबर सामने आई है, उन्होंने खबर ये दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अभी इमरान खान के ट्रायल से मुताल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। देखें, फैसला हो या ना हो, लेकिन एक बात तो सामने है कि ये कहना कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई ये गलत है। कि ये लोग कैसे निकले हैं 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से, और क्यों निकाले गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस
किस तरह से होती हैं जी, किन से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, खुश कौन है, मिठाइयाँ कौन तकसीम कर रहा है। तो ये जो मुकदमात हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, बेबुनियाद मुकदमात हैं मेरे नज़दीक। ये मस्का खेज के मुकदमात हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये कहना कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई से मुराद अगर ये है कि उनको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया, जमानतें क्यों हो रही हैं, जो आप कर सकते हैं कर रहे हैं, अदालतों पर जो आपका दबाव है वो आप कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अदालतें कहाँ तक चलती हैं और क्या होता है। लेकिन ये कहना कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल में जो मौजूदा हालात हैं उसको मुतसादिम है ये। ठीक है। अच्छा, इसराइल इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान पर तनकीद भी करता है और इस तनकीद का मकसद और टाइमिंग को आप अहम समझते हैं, क्योंकि उधर हुकूमत ने भी इस तनकीद को चेयरमैन PTI और 9 मई से ही जोड़ा है। जी, ये जो बातें करते रहें, ये देखें, हमारा काम है अवाम को सही जो हकायक हैं हम उनके शवाहिद हैं। कि आप समझते हैं कि इमरान खान का ताल्लुक इजराइल से है? कुछ खौफ करें, कोई ताल्लुक इजराइल से नहीं है। और ये सिर्फ इजराइल नहीं है जी, भारत में जितना एजेंसियां हैं, जितना लोग हैं सोचने वाले हैं, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, आप देखें कि अगर ये इसी राह पे चलती है, ये 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत और दस्ते शफकत, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ये तारीख कर देंगे। इसलिए कि सारी दुनिया ने इंसानी हकूक़ के हवाले से आप पर पाबंदियाँ आयद करनी है। ये कोई मामूली बात नहीं है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में इतना ख़वातीन को आपने जेल में सियासी बुनियादों पर नहीं डाला, बड़े मार्शल लॉ लगे हैं। और ये तो अब कहने में तो ऐसा ही है कि मार्शल लॉ नहीं है, हम भी यही कहते हैं कि एक आइनी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत मियाँ बल्कि डबल मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मौजूद है। तो लेकिन यह है कि ये कहेंगे कि दुनिया हमें देख नहीं रही, कुछ किसी को पता ही नहीं है, और जो खबरें आप अपने मीडिया पे देंगे दुनिया उसी के पर एतबार करेगी, और जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके हरकारे माइकों के सामने आके कहेंगे दुनिया उस पर एतबार करेगी। दुनिया मुख्तलिफ तरीके से सोचती है। ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा, उसके नतीजे आप मेरे लिए और अवाम के लिए बड़े घिनौने होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज़ियाकार रसूल बख्श रईस हमारे साथ सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 2021 में पहली मरतबा सिट्रस फूड पाकिस्तान से रूस भेजी गई थी और अब बाकायदा तौर पर जो बार्टर ट्रेड का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और रूस समेत वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ जो तिजारत है वो ज़मीनी लिहाज से अपनी नौइयत का एक मुनफरिद ज़रिया है जो इस खित्ते को पाकिस्तान के रास्ते मशरकी और मगरबी ममालिक से मिलाता है और ये बहुत अहम तिजारती रूट बन सकता है। अब हम आते हैं IMF मुआहदे की तरफ। वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा गया है। IMF ने वजारत ख़जाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया है। पाकिस्तान को IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से फाइनेंसिंग हासिल करनी है, जबकि रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतज़ाम किया जाएगा। IMF मुआहदे के बाद डॉलर के रेट में कमी भी आ रही है, रुपए की कदर में हम इजाफा भी देख रहे हैं और अब कहा यह जा रहा है कि डॉलर की जो कदर है वो 250 रुपये तक आने की उम्मीद है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिसकी वजह से IMF मुआहदे ताख़ीर का शिकार हुए। अब मुआहदे के बाद पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से डिपॉजिट आना शुरू हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवाने की तस्दीक की है और स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। गुज़श्ता रोज़ 44 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम में अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अगस्त के पहले हफ्ते में मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान से आपके वक्त के लिए, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के तहत स्टेट बैंक के पास जो सऊदी अरब के $2 अरब हैं वो भी डिपॉजिट हो चुके हैं। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कर्ज़ों के पैसे से अब बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे जो अपने पैसे हैं, जो हमारे अपने ज़खायर हैं, वो क्या देख रहे हैं आपके, वो कब तक बढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिन चीज़ों का आपने इज़हार किया,
वो तो वाकई खुशाइन हैं कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, जो इकोनॉमिक डायरेक्शन इसको चाहिए है। हमारे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थी वो काफ़ी कम हो गई थी, उसमें बेहतरी आई है और चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हमारा एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेहतर हुआ है, कुछ रेमिटेंसेस में ग्रोथ नज़र आती है। तो ये चीज़ें इजहार करती हैं कि हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कुछ वक्त लगेगा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो उसमें हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। देखिए, अभी जो आपको फाइनेंसिंग के एग्रीमेंट्स हुए हैं और आज अगर IMF का बोर्ड अप्रूव कर देता है तो आपको $1.1 बिलियन की एक इंस्टॉलमेंट इन्हीं चंद दिनों में मिल जाएगी। उसकी वजह से कुछ तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बेहतरी आएगी और आपके रिजर्व्स भी बेहतर होंगे। लेकिन अभी मुझे लगता यह है कि 3 से 6 माह का वक्त है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सपोर्ट्स की बेहतरी होगी। जो इन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनाया है उसमें एक्सपोर्ट्स को भी बड़ी अहमियत दी गई है, एग्रीकल्चर और मिनरल्स के साथ साथ। सो मुझे ये लगता है कि अगर यही जो आपकी एफर्ट्स हैं इकोनॉमिक रिकवरी की, ये चलती रहें अगले चंद माह या कम से कम 6 माह तक, तो उसके बाद यकीनन आपके इकोनॉमिक रिजर्व्स भी बेहतर होंगे, जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं, और इसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स की में भी बेहतरी की गुंजाइश बन रही है। अभी देखिए, आपके UPR है, यूरोपियन मार्केट से आप अभी भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और आपका बड़ा अच्छा सरप्लस आपको मिल सकता है। इसी तरह आपने जैसे बॉर्डर ट्रेड की बात की है, या बार्टर ट्रेड से भी हमारी इनकम में इजाफा हो सकता है। सो इजहार तो है कि हमें हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, लेकिन एक बात का इजहार ज़रूरी है कि आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा डॉलर बाहर जाता है, जिसको आप स्मगल करना कहते हैं कि स्मगल हो जाता है बाहर, उसकी वजह से भी आपके मार्केट में डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इसको कैसे रोकना है, ये सिक्योरिटी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत सारे मामलात आपके हाथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, डॉलर को रोकना पड़ेगा। ठीक है इरफान साहब, करंट अकाउंट खसारा कम होगा तो ही माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। अब हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत के दिन भी थोड़े रह गए हैं, यानी कि हुकूमत को नई जो हुकूमत आती है उसको फिर फौरी तौर पर किन बातों पर अमल करना होगा ताकि माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा सके? देखिए, आपके 3-4 तो बड़े मेजर इश्यूज हैं जो कि नई गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। एक तो आपका जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है ना, वो अभी भी कम है। आपके टारगेट से अभी भी आप बहुत नीचे ही रेवेन्यूज इकट्ठा कर पाते हैं। तो आपको टैक्स रेवेन्यू के मामले में इस्लाहात लानी पड़ेंगी और उसमें बेहतरी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही आपका जो फाइनेंसिंग गैप है वो अदरवाइज बढ़ जाता है और आपको फिर टैक्सेस में जाना पड़ता है। तो एक तो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स अगर आपने 9,800 बनाए हैं तो आपको अब इस पर जाना पड़ेगा। इस वक्त आपकी कलेक्शन में खैर 6,300 पर है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप होता है जो नई हुकूमत को इस पर काम करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो आपके जैसे मैंने कहा कि आप इंपोर्ट तो बहुत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी अभी भी बहुत कम है। कुछ रुझान आया है एक्सपोर्ट बेहतरी का, इसको आप देखें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो मामला है, अभी पिछले साल से हम नीचे हैं। हमारा मेरे ख्याल में $122 मिलियन पर हमारा सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये कम है, आपको कम से कम ये 250 से ऊपर ले जानी पड़ेगी या 300 तक, तभी आप देखें आपकी मार्केट इस वक्त बिल्कुल फ्रेजाइल है। इसको स्टेबल करना पड़ेगा और वो स्टेबिलिटी तब आएगी जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप बेहतर करें, आप नए प्रोजेक्ट्स लगाएं। अभी ये जो इकोनॉमिक रिकवरी में आपने एग्रीकल्चर को फोकस किया है, ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो मेरा ख्याल है कि नई गवर्नमेंट को इन एवेन्यूज को देखना पड़ेगा। और सबसे आखिरी और अहम बात है कि जो बॉर्डर ट्रेड का मामला आपने शुरू किया है, ईरान से किया है, वेस्ट सेंट्रल एशिया से, रशिया से, इसको आगे बढ़ाएं। तब आप, मुझे लगता है कि आप ग्रोथ की तरफ जा इरफान साहब, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं, रूस से जो हम तिजारत कर रहे हैं या बाकी ममालिक से तिजारत करेंगे, ये तो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। अब हम इसमें कुछ पेशरफ्त तो देख रहे हैं, लेकिन अभी ये जो ज़मीनी तिजारत है ये भी टेस्ट केस की बुनियाद पर ही नज़र आ रही है। आपको ये लग रहा है कि रूस और पाकिस्तान के माबैन जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो भरपूर अंदाज में शुरू होंगी? जिस तरह से चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट भी की गई तो फिर अमरीका का प्रेशर भी आएगा। देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 3 दहाइयों में आप एक ऐसी ग्लोबल वॉर का हिस्सा बने जिसकी वजह से जो रीजनल
आपकी कनेक्टिविटी थी या लिंकेजेस थे वो बहुत कमज़ोर हुए, और आप एक ऐसी ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा बन गए जिसका आपको नुकसान ही हुआ है। मतलब जो वॉर ऑन टेरर आपने किया या जो भी इस रीजन में आपकी जंग थी, उसकी वजह से आपके रीजनल अलाइज और रीजनल पार्टनर्स नहीं बने। अब चूंकि आप उससे निकल आए हैं और अब आपके पास एक रीजनल ग्राउंड मौजूद है, तो अब अगर आप ये नहीं करते तो आप बहुत नुकसान उठाएंगे। तो अब आप एक रीजनल वॉर से निकले हैं और अब आप रीजनल पार्टनर्स बन रहे हैं, इनके साथ ट्रेड करें, इनके साथ और तरह के बॉर्डर एग्रीमेंट्स करें। इस वक्त गुंजाइश है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पोटेंशियल खुल रहा है इस रीजन के अंदर। चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ममालिक, और शायद इंडिया से भी मुझे लगता है ज़्यादा वक्त दूर नहीं है जब हमारे इंडिया के साथ भी ट्रेड शुरू होगी, इसके वाज़ेह इशारे हैं। सो मेरा ख्याल है कि यही मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल ट्रेड और रीजनल जो है एग्रीमेंट्स को प्रमोट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, तो आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान की सरजमीन है वो कितनी सरसब्ज़ो शादाब है, एग्रीकल्चर के हवाले से भरपूर मालामाल है, तो अभी आपको हम लिए चलेंगे जलालपुर भटिया की सरजमीन पर, जो कई सदियों से चावल की पैदावार के बायस दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। रिवायती फसलें हैं, दीगर फलदार बागात के साथ साथ अब यहाँ पर अंगूर की काश्त भी की जा रही है। जलालपुर भटिया के इलाके में जो कीके के काश्तकार हैं, रिवायती फसलों के साथ साथ अब अंगूर की काश्त करके भी खूब मुनाफा कमा रहे हैं। इस हवाले से मोहम्मद जाहिद मुनीर की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। जलालपुर भटिया की सरजमीन सदियों से बेहतरीन ज़रूरी पैदावार के बायस दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। रिवायती फसलें और दीगर फलदार बागात के साथ साथ अब अंगूर के बाग भी काश्त किए जाने लगे हैं। जलालपुर भटिया के इलाके गिग्गे में 6 एकड़ रकबा पर मुहित अंगूर का बाग लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इन चीज़ों को साइड पर रखते हुए मैंने एक अंगूर का तजर्बा किया है। अंगूर आपको पता है जो है ना, वो पहाड़ी इलाकों पर चमन वाली साइड पर ज़्यादा काश्त किया जाता है, लेकिन उसको मलूज़े खातर रखते हुए मैंने अपने इलाके में इसको काश्त किया है, जो कि चमन वाले अंगूर से तकरीबन 2 माह पहले इसकी फसल जो है ना बर्दाश्त होती है। और जो मेरे पास अंगूर है 6 एकड़ पर मुश्तमिल है, और इसकी किस्म है किंग रूबी, रेड ग्रेप्स इसे कहते हैं, और ये जर्मन किस्म का एक अंगूर है। अंगूर की काश्त और इसकी देखभाल एक मेहनत तलब काम है। काश्तकारों का ये कहना है कि हुकूमत अगर डीजल, खाद, बिजली को सस्ता करने के साथ साथ ज़रूरी अद्वियात की क्वालिटी बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे तो इस फल की काश्त बागबानों के साथ साथ मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मुआवन साबित हो सकती है। कि इसकी खाद और स्प्रे अच्छी और मियारी और सस्ती किसानां नूं दित्ती जावे। खासकर जिवें सबसिडी दित्ती जाती है कमाद वालियां नूं, गंदम वालियां नूं, चावल वालियां नूं, कपास वालियां नूं, एवें अंगूर दे किसानां नूं भी सबसिडी दित्ती जावे। अंगूर का फल अपने अंदर बेशुमार तिब्बी फवायद रखता है। अंगूर में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें एंटी कैंसर खसूसियात होती हैं जो छाती के कैंसर समेत कई दूसरे कैंसर से भी बचाता है। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और लाहौर से एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर खौफनाक आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया है और 10 लोग जो हैं वो झुलस कर जाम बहक हुए हैं। भाटी गेट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में, जहां आग ने पल भर में 6 बच्चे, 3 ख़वातीन और 1 मर्द की ज़िंदगियां निगल ली हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर अहले खाना समेत तीसरी मंजिल पर मौजूद थे। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया बचाने के लिए, लेकिन आग के शोले वहाँ भी पहुँच गए और बेरहम आग में बच्चे अपने माँ बाप की आंखों के सामने जलते रहे। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इब्तदाई रिपोर्ट जो अभी सामने आई है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि जो आग है शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। रेस्क्यू अमले वहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँची है और रेस्क्यू अमले ने पुलिस की तस्दीक के बाद इन तमाम लाशों को
मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि जो फ्रिज का स्टेबलाइज़र था उसमें आग लगी है, जिसने फिर पूरे घर को ही अपनी लपेट में ले लिया। और इस हादसे में बचने वाले शख्स का ये कहना है कि आग ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी कि वो अपने जो बड़े भाई हैं उनको बचा सकते। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहाब मौजूद हैं हमारे साथ। वहाब बताएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक 10 अफराद इस आग से झुलस कर जाँ बहक हो गए आज। जान की बाजी हार के अगर बात करें तो तकरीबन ये 2-2:15 बजे के बाद वाक़या पेश आया, जिसमें आग लगी और आग ने जो है वो दोनों मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। और इसमें अगर बात करें तो 10 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए, जिसमें 40 साल आदिल है, 7 माह का एक बच्चा है, 18 साल जो है वो सरफराज है, खवातीन 4 से 5 बताई जाती है। उसके अलावा एक शख्स जो है वो यहाँ पर बच सका है जिसकी 23 साल उम्र है और जुहैब नाम है उसका, और वो यहाँ पर जो है वो 11 अफराद इस घर के अंदर मुकीम थे, जिसमें से सिर्फ एक जुहैब 23 साल जो है वो बच सका है। ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो अंदरून घाटी गेट के अंदर पेश है। ये नूर मोहल्ला है और यहाँ पर निशाहिदीन का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त नूर मोहल्ला है और यहाँ पर निशाहिदीन का कहना है सिटी में जो कि 5 मिनट का रास्ता था, जबकि एसी सिटी के वासी का बास भी जो है वो यहाँ पर इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर तमाम तर इमदादी जो कार्रवाइयाँ थी उसका भी जायजा उन्होंने लिया। और इस वक्त भी वासी का बास जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। वासी साहब, ये बताइएगा कि आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वासी साहब 2 मिनट आप दीजिएगा और ये बताइएगा कि आप यहाँ पर खुद मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहेंगे आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है यहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू को जो है इस वाक़या की 2:25 की और 2:40 पे रेस्क्यू 8 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम था और इस वाक़या में जो है वो ऑपरेशन मैंने खुद यहाँ पर लीड किया है और इस ऑपरेशन में जब कमल हुआ तो 10 कंफर्मेशन 10 उन सारों को डाटा उससे करवा दिया गया था। अच्छा, ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि इसमें 7 माह का बच्चा भी था। कितने टोटल अफराद थे? 10 अफराद में कितने मर्द और कितने खवातीन और बच्चे कितने थे? ये जी 10 अफराद में जो है वो 6 बच्चे हैं और 2 खवातीन हैं और बाकी। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो बच भी चुका है, वो 23 साल का जुहैब था, वो बच गया। और क्या इत्तलात दे रही है? जी जुहैब से हमारी बात हुई है यहाँ पे मौके पे। जुहैब ने सारा जो है नरेट किया है और उसका बताना था कि यहाँ पे इत्तलात थी। इनिशियली तो जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग की जो है वो रिपोर्ट थी और इसको हम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बता रहे हैं कि ये तब जो है वो किस चीज का, तो जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी वो जी बिल्कुल। यहाँ पर यही इत्तला दी जा रही है कि यहाँ पर जो वक़्वा पेश आया, यहाँ पर एक हादसा पेश आया जिसमें एक घर के 10 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। अगर मेरे कैमरा मैन से कहा सके तो ये वो घर है और ये इमारत जहाँ पर आग लगी और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की जो है वो अमला और गाड़ियाँ बर वक्त यहाँ पर मौके पर पहुंचना चाहिए। तकरीबन 45 मिनट बाद यहाँ पर पहुंची, जिसमें से आग नजीर पड़ गई थी और आग ने जो है वो देखते पूरी इमारत को अपने लपेट में ले लिया। ये एक अफसोसनाक वाक़या जब आज और अंदरून घाटी गेट में पेश आया। और अगर बात करें तो अंदरून की गलियाँ इतनी तंग है कि यहाँ पर आने के लिए भी लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि अगर बात करें तो रेस्क्यू की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी, उन्हें भी यहाँ पे आने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस इलाके को जो है वो इस तरह के हादसा पहले भी देखने में आते हैं कि तंग गलियों में जो है वो कभी आग लगती तो वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो बर वक्त नहीं पहुँच पाती। तो इसके बरक जो है वो कोई ऐसे इंतजामिया की जानिब से इंतजाम नहीं किए जाते कि जिस बर वक्त रिस्पॉन्स दिया जाए। ये अफसोसनाक एक वाक़या है जिसमें 7 माह का एक बच्चा था, एक 18 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, हमें अपडेट कर रहे थे। खौफनाक आग ने हंसता बस्ता घर उजाड़ दिया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। भाटी गेट का इलाका है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि तंग गलियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कमिश्नर लाहौर से इस वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाजरीन। बॉडी बिल्डिंग में हमने देखा कि कभी यूरोप और अमरीकियों का दहाइयों तक राज रहा है। इस हवाले से भी हम अपने सेगमेंट को शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी हम रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं। और मंडी बहाउद्दीन में हम देख रहे हैं कि एक शमा रोशन की गई है और उसके तहत
कुछ बहुत बेहतर काम किए जा रहे हैं जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिसका जो मकसद है वो मंडी बहाउद्दीन को पाकिस्तान का पहला फलाही ज़िला बनाना है और ज़िला भर के जो 433 गाँव हैं वहाँ पर फलाही तंजीमों का क़याम अमल में लाना है। पहले से मौजूद फलाही तंजीमों को रहनुमाई फराहम करना है और उनके जो फलाही काम हैं उनमें तेज़ी लाना भी शामिल है। इस वक्त 260 से ज़ायद गाँव में वेलफेयर सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, जिनको बनाने में पाकिस्तान पब्लिक एड फर्स्ट और ओवरसीज़ मंडी बहाउद्दीन का ताउन भी शामिल रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि देहात की सतह पर कायम होने वाली ये जो फलाही तंजीमें हैं, इनकी बदौलत अब हर गांव में साफ़ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम है, हर गांव में डिस्पेंसरी है, एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं, मुफ्त अद्वियात की फराहमी है, इज्तिमाई शादियाँ की जा रही हैं, यतीम और मसाकीन ख़ानदानों के लिए माहाना राशन है, फ्री दस्तरखान सेंटर बनाए गए हैं, मसाजिद और कब्रस्तान सवारों मुहिम भी शुरू कर रखी है। फिर मंडी बहाउद्दीन के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मिलकर करोड़ों रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल मयार का ओवरसीज़ अस्पताल भी मंडी बहाउद्दीन में कायम किया, जहां ज़िले भर की गरीब आवाम को मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। आज हमारे साथ सरबराह पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन नासिर अब्बास तारड़ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है जिस तरह से इन देहातों को, इन तमाम इस्लाह को की राह पर आने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। किस तरह से इनिशिएटिव लिया गया? मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ और न्यू टीवी का, जिन्होंने इस अच्छे काम को लोगों तक पहुँचाने में अपना हिस्सा डाला। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये इनिशिएटिव, मैं समझता हूँ कि जो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन है, जो इंसान की असल में जो शनाख्त है कि इंसान दुनिया में आया क्यों है, वो इसलिए आया है कि इंसान अपने हिस्से का काम करे, जिसको कहते हैं अपने हिस्से की शम्मा जलाना। पाकिस्तान के नक्शे पे मंडी बहाउद्दीन वो ज़िला है जो मेहमान नवाज़ों की धरती है, जो खिदमत गुजारों की धरती है, जो जजेस की धरती है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी में लोग अपना मकाम रखते हैं, जहाँ जिसकी कोई रात नहीं गुजरती तो वो हम लोग दुनिया भर में कहीं भी हमारे लोग मंडी बहाउद्दीन के वो अपने दरवाज़े मेहमान नवाजी के हवाले से खोल देते हैं। फलाही काम जो हैं ये एक इस तरह मेरे तो खून में दौड़ता है, जिस तरह आपको पानी पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये मुझे भी सांस लेने के लिए फलाही कामों में मशगूल रहना, कोई भी काम कर रहा है उसके साथ मेरी खुशी जुड़ी है, और किसी के काम को भी हाईलाइट करना और उसको इस तरफ राग़िब करना। और फिर जो मेरा पसंदीदा काम है वो है लोगों को आपस में जोड़ा जाए, और उनको जोड़ने से ही पाकिस्तान के मकासद हासिल हो सकते हैं। यही हमें दीन ने पैगाम दिया। नासिर साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है लोगों को कनेक्ट करने के हवाले से, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग इसी तरह से हमेशा से बात करते हैं कि जो तमाम जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। जिस तरह से आपने स्टेप लिया, आपने इनिशिएटिव लिया, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने करोड़ या कितने अरब रुपए लग चुके हैं इन मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए, जिससे मंडी बहाउद्दीन का जो एक हम स्ट्रक्चर है उसको बेहतर होता देख रहे हैं? इसमें दो मॉडल हैं हमारे। एक तो हमारे गुज़िश्ता 20 सालों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें पहले भी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, उन बच्चियों के जो हमारा एक मुनफरिद बच्चियों को 2 साल में मैट्रिक के साथ हुनर, तालीम, तरबियत, और उसके अलावा कैंप ब्रांच, वो बहुत सारे काम हैं जिनकी डिटेल बड़ी लंबी है। अच्छा, दूसरा जो मुनफरिद काम जो सबसे है वो है हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ओवरसीज़ को अपने गांव के साथ कनेक्ट करते हैं। गांव में से चंद लोग जो हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, वो अपने गांव को खूबसूरत बनाते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि कितने करोड़ों नहीं, ये अरबों का काम है जो लोगों ने किया, और हुकूमत पाकिस्तान अगर करती तो ये खरबों का था। और इससे सिर्फ हमें ये इस एंगल, एक इसका एंगल है कि लोगों ने फलाह के काम किए। मैं इससे बड़ा काम ये समझता हूँ कि जो लोग लड़ाई से बच गए, उनमें हौसला आ गया, उनमें सब्र आ गया, उनमें आजिज़ी आ गई, उनके वालिदैन खुश होते हैं जब वो अपने बच्चों को देखते हैं, उनको एक सिमत मिल गई कि मैं जो हर इंसान उसकी शनाख्त, शोहरत, उसका हक है, उसे हासिल भी है। सोसाइटी आपकी स्पेस नहीं देती, उनके पास एक ढांचा नहीं था कि जिसमें मिल के वो अपनी सलाहियतों का और अपने वसाइल का इस्तेमाल करें और उनको एक ऐसा सोसाइटी में मकाम मिले जो यही एक रास्ता है पाकिस्तान को बचाने का। बिल्कुल और हमने अगर पाकिस्तान देखें, आज फिर हमें ज़रूरत है
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से 260 गाँव की सतह पर वेलफेयर तंजीमें बन चुकी हैं, जबकि अभी भी मजीद जो 173 गाँव हैं वहाँ पर ऐसी वेलफेयर तंजीमें बनानी हैं, तो ये कैसे होगा? और इतने बड़े पैमाने पर जो चेक एंड बैलेंस का एक प्रोसेस है वो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, ये इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी आसानी से जो है वो टारगेट हम तेज़ी से उस काम की तरफ राग़िब जा रहे हैं। ये मंडी बहाउद्दीन में नहीं, हमने सरगोदा में भी जो है 20 गाँव में ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी तंजीमें बनी हैं और दूसरे भी मुख्तलिफ अज़ला में एका दोका पाकिस्तान भर में लोग बनाते हैं। दूसरा बात ये आपने कहा कि वसाइल की जो सवाल आपका था, अगर मैं सही समझ पाया हूँ, कि इसके जो अखराजात और जो बैलेंस है इन आउट का, वो कैसे मैनेज करते हैं? जी जी, अच्छा, इसमें जो हमारा मॉडल है उसको तो हमारा एक चार्टर्ड इंटरनेशनल मेयार के अकाउंटेंट हैं वो हमारा करते हैं, और दूसरा जो गांव की तंजीमें हैं उनको तो हम खुद से पैसे लगाते हैं और जहां उनकी ज़रूरत हो, मोटिवेशन पे, क्रिएशन पे, फैसिलिटेशन पे। दूसरा काम जो गांव के लोग खुद जिम्मेदारी लेते हैं, वो खुद इसकी निगरानी करते हैं। उन्हीं व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक और उस पर जो है एक हमारा टीवी है 72 न्यूज़, असद साहब हैं हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़ा इसमें रोल अदा किया। तो हमने मिलजुल के बाहर से हमारे यूके, यूरोप में रऊफ साहब हैं, हमारे और दोस्त हैं, जहाज साहब भाइयों, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं। हर उस शख्स का मंडी बहाउद्दीन में उसने रोल अदा किया है कि जो अपने पैसे भी लगाते हैं, वक्त भी देते हैं और सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए वो खुद ऑडिट भी करते हैं और खुद उस काम की निगरानी भी करते हैं। तो हमें रिस्पांस आ रहा है लोकल सतह पे अब, लेकिन जो ओवरसीज़ रिस्पॉन्ड जिस तरह कर रहा है, इसी लेवल पे लोकल सतह पे जब रिस्पॉन्ड आ जाएगा, जब लोग उशर देना शुरू कर देंगे, और सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जो हमारे वसाइल जिनका ज़िया हो रहा है, जो मसाजिद मदरसे हमें नए बनाने की बजाय हम उनमें मुअज्जन जो है उसको ठीक कर दें, मुअज्जन उसमें किरत अच्छी हो जाए, उसमें सफाई हो, उसमें मसाजिद में हम बैठ के ये बात कर लें कि आज आपको किसी को तकलीफ हो, उसका दुख सुख बांटा जा सके। जो हमें नई बिल्डिंग बनाने का और अकेले हमें ये जो इफ्तिताही जो तख्तियाँ लगाने का शौक़ है, ये इसको कम होना चाहिए, मैं से हम में जाना चाहिए। जब मैं से हम में जाएंगे तो ये पाकिस्तान तो बेहतरी जरूर आएगी। ठीक है नासिर साहब, जिस तरह से अभी मंडी बहाउद्दीन में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया गया है, उस हवाले से जानना चाहेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या मुफ्त इलाज की सर्विस भी वहाँ पर उन्हें मैसर है? बिल्कुल है जी, उसमें हमारे बड़ा सिंपल सा मॉडल है। जिन लोगों को ज़कात के जो मुस्तहिक हैं उनका फ्री इलाज भी होगा और इज़्ज़त रिस्पेक्ट के साथ होगा, और दूसरे जो हैं जो साहिब हैसियत हैं वो उनको भी फ़ायदा है कि वो इसमें पैसे देंगे, उनके लाहौर इस्लामाबाद जाने वाले जो अखराजात हैं वो भी बच जाएंगे, उनका वक्त भी बच जाएगा, और उनमें से जो बचत जो होगी वो अस्पताल के ऊपर भी लगेगी और वो उनके खाते में जो है वो डोनेशन भी लग जाएगी। और जो सफ़ेद पोश हैं वो जितने दे सकता है उसको जो है उसको भी हम पाबंद नहीं कर रहे। ज़ाहिर है आपने सर्विसेज देनी होती हैं, आपने अच्छा मेयार रखना है, तो मेडिकल का शोबा आपको पता है बहुत महंगा है, तो इसमें हमें फ्री तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसको एक सस्टेनेबल मॉडल, और हमने आगे इसको एक्सपेंड भी करना है। आपको मशीनरी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन मंडी बहाउद्दीन के लोग बड़े दिलेर हैं, बड़े बहादुर हैं, उन्होंने मेंबरशिप जो है वो लेना शुरू कर दी है, और इंशाअल्लाह ताला हम और कई अस्पतालों की, मंडी बहाउद्दीन का जो ज़िला है जो इसके ओवरसीज़ हैं, ये कई अस्पतालों पे और कई खैर के कामों में और मज़ीद इस मुल्क में ऐसा फलाही कामों का जाल बिछाएंगे जिससे आपको एक अच्छी किरदार की खुशबू आएगी, माहौल की अच्छी खुशबू आएगी, साफ़ सुथरा पाकिस्तान जो है वो बनता नज़र आएगा और खुशहाल पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास तारड़, समाजी रहनुमा हमारे साथ निशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम के दौरे भारत पर खदशात बरकरार थे। तो एक रोज़ कबल वफाकी वज़ीर बराए खेल एहसान मिज़ारी की जानिब से अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान को दौरा भारत के हवाले से मज़ीद ब्लैकमेलिंग में नहीं जाना चाहिए, और अगर भारत हाइब्रिड मॉडल पर गया है तो फिर पाकिस्तान को भी जाना चाहिए। लेकिन अब उम्मीद हो चली है कि एशिया कप पाकिस्तान में
और पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भी जाएगा, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि डरबन में आईसीसी की सालाना मीटिंग की साइडलाइन में पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ और बीसीसीआई के सरबराह जय शाह की मुलाकात हुई, जिसमें ज़का अशरफ की जानिब से जय शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है, जबकि जय शाह ने ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दे दी है। इस मुलाकात में दो तरफा सीरीज से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात डरबन में 1 घंटे तक जारी रही है और इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाले एशिया कप और भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से मुतालिक अहम उमूर पर भी बातचीत की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के वेन्यूज़ ज़्यादा बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की, जबकि ज़का अशरफ ने जय शाह से मेगा इवेंट के हवाले से भी गुफ्तगू की है। ज़राए का यह बताना है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला कायम रखने पर भी इत्तफाक किया गया, जो कि बहुत खुशाइंद है। ज़राए ये बता रहे हैं कि ज़का अशरफ ने जय शाह से पाकिस्तान में 4 मैचेस के अलावा दीगर मैचेस की मेज़बानी से मुतालिक भी गुफ्तगू की है। दूसरी जानिब कौमी टीम के जो डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम को जदीद तर्ज के क्रिकेट की ज़रूरियात के मुताबिक एडजस्ट किया जाए ताकि वो दुनिया की जो बेहतरीन टीम्स हैं उनका भी मुकाबला कर सकें। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने, उनसे मजीद। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम देखते हैं कि जब भी तब्दीलियां होती हैं तो बड़े पैमाने पर ऊपर नीचे भी तब्दीलियां काफ़ी होती हैं। क्रिकेट बोर्ड में जो मुसलसल तब्दीलियां हैं वो तो देखने में आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूँगा, जो ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है जय शाह की और ज़का अशरफ की। देखिए, वो मुलाकात दर हकीकत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास की वजह से हुई जो डरबन में हुआ। कोई स्पेसिफिक इंडिया पाकिस्तान मुलाकात नहीं थी। ये वहाँ तो तमाम क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मौजूद थे, जिसमें से हमारी इत्तलात के मुताबिक ज़का अशरफ साहब ने इस रिक्वेस्ट का इज़हार किया था उस मीटिंग में कि वो आप मिलना चाहते हैं, और उस पर जय शाह ने कहा कि बिल्कुल आपसे मुलाकात हो जाएगी। देखिए, जहां तक बात है कि ज़का अशरफ को दावत दी गई कि आप वर्ल्ड कप में आएंगे, या जय शाह को दावत दी गई कि आप पाकिस्तान आएंगे एशिया कप के दौरान में, ये एक रूटीन सी बात है और हर आदमी कह देता है कि मैं आऊंगा। मुझे याद है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जब आईसीसी का इजलास कराची में हुआ था, तो मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, वो शरद पवार जब आए थे तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था कराची के एयरपोर्ट पे, और मैंने उनसे पूछा था क्या मनमोहन सिंह भारतीय वजीर आजम भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। अकेला था उस वक्त जो उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए अभी तो वो सोच रहे हैं, तो वो मकसद है कि हाँ आने का चांस है, लेकिन वो नहीं आए थे। तो अब देखना ये कि एशिया कप में भले वो आ जाए, ठीक है, आप यहाँ से ज़का अशरफ साहब चले जाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एहसान मजारी साहब और ज़का अशरफ साहब ने जब से चार्ज संभाला है, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स सामने आए, उनसे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट ना तो एशिया कप से मुतमईन है, एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल से मुतमईन है, और ना भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से मुतमईन है कि हमारी टीम वहां जाएगी या नहीं जाएगी, जितनी हाई प्रोफाइल कमेटी बनी थी। अच्छा, दूसरी मैं जो मीडिया रिपोर्ट जितनी भी देख रहा हूँ जी, उसमें ज़का अशरफ साहब ने जब चार्ज संभाला था तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो हाइब्रिड मॉडल से मुत्तफिक नहीं है। अब मैं उन मीडिया रिपोर्ट्स में इस चीज को तो बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी जय शाह ने दावत कबूल कर ली और ज़का अशरफ ने दावत कबूल कर ली, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मौक़िफ़ इख्तियार किया हमारी वफाकी हुकूमत ने, या मैं बात कर लूं आईपीसी मिनिस्ट्री ने या ज़का अशरफ साहब ने स्पेसिफिक, उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक, उन्होंने बात कही कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, सिर्फ 5 मैचेस क्यों होंगे पाकिस्तान में, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जाने से पहले या दरमियान में बात करने में कि वर्ल्ड कप के मैचेस के वेन्यूज पर बात करेंगे। लाइक अहमदाबाद में जो मैच खेला जाएगा, जो नरेंद्र मोदी साहब का गढ़ है, जब पाकिस्तान और भारत का 15 अक्टूबर को मैच शेड्यूल किया गया, उस पर बात होगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो मैंने कुछ अपने इंडियन जर्नलिस्ट से भी पता किया, कुछ और सोर्सेज से पता किया, तो ना तो एशिया कप पे कोई बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई, ना ही वर्ल्ड कप पे कोई बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हुई, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या वर्ल्ड कप का मेजबान भारत हो, वो इन दोनों मामलात पे मजीद बात करने को तैयार दिखाई नहीं दिया। और मेरे ख्याल है कि जो ये मुलाकात का फायदा जो होगा वो ये होगा कि जो भी पैगाम आईसीसी से या बीसीसीआई से मिला है, ज़का अशरफ साहब ला के यहाँ अपने थिंक टैंक, हुकूमत के थिंक टैंक के सामने रखेंगे और फिर मजीद बातचीत आगे बढ़ेगी। जी
ठीक है। अच्छा नसीम साहब, अब तब्दीलियों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम देखते हैं कि बड़ी तब्दीली होती है तो फिर दीगर तब्दीलियों की हवा भी चल पड़ती है। नई मैनेजमेंट कमेटी के आने पर कई ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनकी कुर्सियां हिलने लगती हैं। तो पीसीबी में सरबराह की तब्दीली पर जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी नए लोग आते हैं, हर सरबराह की अपनी पसंद होती है। बिल्कुल, सरबराह की अपनी पसंद होनी चाहिए। देखिए, क्रिकेट एक बहुत बड़ा इदारा है। इसको चलाने के लिए जब तक हम ख्याल लोग नहीं होंगे, जब तक मेरी अपनी टीम नहीं होगी। देखिए, रमीज राजा साहब की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही थी, उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई। उन्हें जो टीम विरसे में मिली थी वो उसी से के साथ काम करते रहे और पता चलता था कि वो मोस्टली अलग बैठे होते थे अपनी टीम से। सिर्फ काम की जब बात होती थी, कोई मीटिंग होती थी तो मुलाकात करते थे, वरना वो तनहा रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी हम ख्याल टीम नहीं बनाई थी, अपना कोई एक थिंक टैंक नहीं बनाया था। ज़का अशरफ साहब मेरा ख्याल है ये गलती नहीं करेंगे। वो इस इदारे में पहले काम कर चुके हैं और इसके चाल चलन से बहुत अच्छी तरीके से बहुत वाकिफ है। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ अपना थिंक टैंक लेके आएंगे। कुछ नाम चल भी रहे हैं। देखे, आमिर सुहेल साहब जब भी ज़का अशरफ साहब होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त भी जिन क्रिकेटर से बातचीत चल रही है उनमें आमिर सुहेल साहब टॉप पर हैं जो बात कर रहे हैं। मोहसिन हसन खान साहब से उनकी बात हुई। हफीज को कोई इम्पोर्टेंट रोल देने की बात चल रही है। मोहम्मद यूसुफ का नाम भी लिया जा रहा था। तो उस लिहाज से अगर इंजमामुल हक का नाम भी लिया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस होंगी। जैसे नजम सेठी साहब के दौर में शकील शेख साहब, हारून रशीद साहब ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो उस तरीके से मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस ज़का अशरफ साहब करेंगे जनाब। ठीक है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान ने अभी वार्म अप मैच खेला है, शानदार कारकर्दगी दिखाई है, खासतौर पर जिन पे सबकी नज़रें हैं, सबकी ख्वाहिश भी है कि शाहीन आफरीदी बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, तो वो बड़े लंबे अरसे बाद हमें फॉर्म में नजर आए हैं। कैसे देख रहे हैं उनकी फॉर्म को? यार वाकई में देखिए, सबसे अच्छा साइन ये था कि पाकिस्तान की जो श्रीलंका टीम की 10 में से 8 विकेटें हमारे पेसर्स ने हासिल की। स्पिनिंग कंडीशन में हमारे पेसर्स ने आउट किया। उनमें शाहिनशाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने 9 ओवर का अच्छा तगड़ा स्पेल किया। देखिए, मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इस बात पे तशवीश का इजहार कर रहे थे कि इस साल एशिया कप भी खेला जाएगा, इस साल वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। ज्यादा बेहतर होगा कि शाहिनशाह अफरीदी को श्रीलंका की टेस्ट सीरीज से कि जहाँ लंबी बॉलिंग करनी होगी रोका जाए। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी ने कल तो इस तरीके की बॉलिंग की। देखिए, अब ऑल डिपेंड ऑन ओवर टीम मैनेजमेंट के हमारी टीम मैनेजमेंट किस अंदाज से प्लेयर्स के वर्कलोड मैनेजमेंट को मैनेज करती है। देखिए, ये मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। आप ये श्रीलंका में बहुत शदीद गर्मी है, जिस तरह की वहाँ ह्यूमिडिटी होती है जी। अगर आप शाहिनशाह अफरीदी को पहला टेस्ट खिला लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरे टेस्ट में खिलाएं। सारी दुनिया अपने फास्ट बॉलर्स को रोटेट करती है। तो अच्छा साइन है शाहिनशाह अफरीदी के 3 खिलाड़ियों को आउट करना, हसन अली के 3 खिलाड़ियों को आउट करना, 2 खिलाड़ी आमिर जमाल ने आउट किए। तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने अच्छी स्पिनिंग कंडीशन में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम एक अच्छा स्पिनर तलाश कर रहे हैं फॉर वर्ल्ड कप। स्पिनिंग कंडीशन इंडिया में भी होंगी, तो वो मुझे अबरार की जानिब से जो एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा था कि इन पिचेस पे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे ना। नोमान तो खैर खेलते ही टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन अबरार से बहुत सारी उम्मीद है कि वो सईद अजमल की जगह लेंगे, वो सकलैन की जगह लेंगे। लेकिन अभी पहली इनिंग में जो श्रीलंका ए के खिलाफ थी, अबरार की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं थी। अच्छी थी शाहिनशाह अफरीदी का परफॉर्म करना जरूर था। ठीक है। अच्छा, मिकी आर्थर ये कहते दिखाई दे रहे हैं हमें कि जो पाकिस्तानी टीम है उसको जदीद तर्ज की क्रिकेट की ज़रूरत है। तो मिकी आर्थर अब पाकिस्तान टीम के साथ भी जुड़ चुके हैं, पहले भी वो टीम के साथ काम कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि इस मरतबा जो वो बात कर रहे हैं जदीद क्रिकेट की, वो रोशनास करवाने में, वो जलन करवाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जदीद क्रिकेट से मुराद है कि थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट तेज कर लो। वो जो आप खड़े हो जाते हो, पिच पे जाके सो जाते हो, वो ना करो। और सारी दुनिया अब इसको फॉलो कर रही है। इंग्लैंड को बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेलनी थी ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन इंग्लैंड ने काफी हद तक अपने अंदाज से ही खेला। ऑस्ट्रेलिया का भी आप अगर अंदाज देखेंगे तो 3 और 4 के रन रेट से बैटिंग करते हैं। अब दुनिया चेंज हो गई है यार। तो उस लिहाज से मिकी आर्थर की ये बात गलत नहीं है कि जितना आप पॉजिटिव आओगे, जितने रन करते रहोगे, रन निकालते रहोगे, आपकी टीम प्रेशर में कम आएगी। हम अपनी टीम को प्रेशर में ले आते हैं क्योंकि हम स्लो खेल रहे होते हैं, 1 आउट होता है, 2 और आउट हो जाते,
पता चलता है मैच फंस जाता है, फिर कोई टेल एंडर से आके कोई इधर उधर मार मुड़ के मैच जिता देता है। लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल हम देख रहे हैं इंग्लिश टीम में या बाकी टीमों में, वो जिस अंदाज से अपना गेम खेलते रहते, वो रन निकालते रहते, तो वो एक तरीकेकार जो है वो पाकिस्तान में मिसिंग था। अब वो लैपटॉप पे बैठ के क्या सिखा रहे हैं या फिर वीडियो लिंक के ऊपर क्या सिखा रहे हैं, ये मेरे लिए एक क्वेश्चन है। वो थोड़े दिन के लिए आए थे, चले गए थे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ज़का अशरफ साहब ने आते ही एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि ये जो वीडियो के जरिए कोचिंग हो रही है, मैं इसको नहीं मानता। या ज़का अशरफ साहब के जितने करीबी लोग हैं उनके स्टेटमेंट ये आए थे, अगर मिकी आर्थर को आप इस वक्त चेंज करते हैं एज ए डायरेक्टर क्रिकेट, तो आपको उन्हें $30,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई थी। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत हमारे साथ इन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।